स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हम नोट टू अकाउंट कर रहे थे उसमें शेयर होल्डर फंड के बारे में। शेयर होल्डर फंड में हम ऑलरेडी आपका शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं एंड आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट कैसे बनाएंगे हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं फॉर्मेट खींचते हैं और करते हैं स्टार्ट। जो हमारा रिजर्व होता है इसमें मैं आपका नोट टू अकाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसकी नोट टू अकाउंट बनाएंगे। मैं इसमें आपकी 2 लाइन खींचूंगा, 2 कॉलम बनाऊंगा सॉरी। तो आपका इसमें ये होगा हमारा पार्टिकुलर और ये हमारा अमाउंट को डिटेल अमाउंट कॉलम और ये हमारा मेन अमाउंट कॉलम होगा। ओके, अब जो देखो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं इसमें आपके रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब आपका प्रॉफिट, इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, शेयर कैपिटल के बारे में एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। हमारे जो शेयर होल्डर फंड्स है उसमें 3 सब हेड होते हैं आपके। सब हेड नंबर ए आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इन दोनों ए और सी के बारे में, शेयर कैपिटल और मनी रिसीव्ड शेयर वारंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। रिजर्व एंड सरप्लस, पहले इसमें आपकी रिजर्व और सरप्लस दोनों इसमें ही आते हैं आपके। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व के बारे में, जितने रिजर्व होते हैं। नंबर 1 मैं इसमें लिखूंगा आपका कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व कौन सा होता है? कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं? जो देखो कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन से क्रिएट होते हैं, उन्हें कैपिटल आपके कैपिटल रिजर्व कहते हैं। जो यानी कि कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है, अब वो कौन सी होती है, किन से हो सकता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि देखो उसको कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है इसमें। ए आपकी हो सकती है क्या, अगर आपको क्या गेन हो जाए, गेन या जिसे हम कहें प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स एसेट सोल्ड करी और उस पर आपको गेन हो गया तो वो कैपिटल नेचर का कहलाएगा, और आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो आप इसे, प्रॉफिट या गेन को, तो ये कैपिटल नेचर का काउंट होता है। और कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हमारी होती है जैसे कि हमें गेन हो जाए, गेन या प्रॉफिट कहें हम इसे, ऑन सेल्स ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी, उस पर आपको गेन हो गया, वो भी कैपिटल नेचर का आपका कहलाएगा, वो भी आपका कैपिटल रिजर्व में काउंट हो जाएगा। एंड आपको गेन हो जाए, गेन या प्रॉफिट ऑन आप परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो भी आपका कैपिटल नेचर का काउंट होगा। यानी कि कोई बिजनेस आप परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हो, और एक्वायर करने पे, परचेज करने पे उस पर आपको बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया या गेन कहें उसे हम, तो वो आपका कैपिटल नेचर का होगा, वो भी आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और इसमें 4th टाइप का आ जाता है, आपको गेन हो जाए या फिर प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वो भी आपका रिजर्व में काउंट होगा। आपने शेयर्स
फोरफिटेड, किसी को जो शेयर इशू करे थे उसने पैसा नहीं दिया, आपने उनको फोरफिटेड कर लिया। फोरफिटेड मतलब उससे वापस ले लिया, उसका आप उसकी जो मेंबरशिप थी, रजिस्ट्रेशन था उसका, वो कैंसिल कर दिया। आप जो उनको दोबारा इशू कर रहे हो उन शेयर्स को आप, तो उस पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल नेचर का होगा और वो आपका कैपिटल रिजर्व में आपका काउंट होगा। उसके बाद सेकेंड रिजर्व होता है हमारा, इसमें आ जाता है नंबर 2, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब ये कौन सा रिजर्व होता है? देखो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये वो रिजर्व होता है जब आपके कंपनी क्या करती है, जब कंपनी, ये दो टाइप से आपका रिजर्व क्रिएट हो सकता है, दो तरीके से। कैसे? नंबर 1, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है, यानी कि उनका पैसा वापस देती है और रिडीम करती है आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर को आउट ऑफ प्रॉफिट, तो जितने रुपए के जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू का अमाउंट, इक्वल का अमाउंट आपको कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और दूसरा, कभी कभी कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है अपने सिक्योरिटीज, ऑन सिक्योरिटीज परचेज करती है, बायबैक करती है सिक्योरिटीज का, अपनी जो भी इनने शेयर्स इशू कर रखे हैं, जितनी वैल्यू के शेयर्स वो परचेज करेगी इतनी वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू का अमाउंट ट्रांसफर आपको रिजर्व में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा कंपनी को। एक बार फिर सुनिए, कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर्स अपने रिडीम करेगी, यानी कि उनका पैसा वापस देगी, तो जब रिडीम करेगी और फिर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना चाहिए, तो उस करेगी, तो इतनी ही वैल्यू का, जितनी वैल्यू के उन्हें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, इतना अमाउंट इक्वल उसका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा कंपनी को। या फिर कंपनी जब कभी बाय बैक करे ऑन सिक्योरिटीज शेयर्स मार्केट में जाकर, तो जितनी वैल्यू के उसने बाय बैक किए हैं शेयर्स अपनी कंपनी ने, उसकी फेस वैल्यू के इक्वल अमाउंट उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो ये आपका यहां पे आ जाएगा। तो इसका टोटल, मैं इसका टोटल पहले इसको यहां पे लिख देता हूं, मैन अमाउंट में टोटल आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा और इसका अमाउंट भी आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आपका आ जाता है, थर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये कौन सा होता है? देखो, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, शेयर्स में आपके इक्विटी शेयर्स इशू करें या प्रेफरेंस शेयर इशू करें या फिर डिबेंचर करें, उनकी जो फेस वैल्यू होती है उससे जो ज्यादा पैसा लेती है, यानी कि जब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लेती है अपनी सिक्योरिटी से भी, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। लाइक एग्जांपल, कंपनी कोई शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है, यानी कि जिसकी वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन कंपनी कह रही है, मांग रही है कितने, 12 रुपए, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी मांग रही है वो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस पे मिल सकता है? कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम मिल सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स इशू कर दे, उस पे प्रीमियम मिल जाए उसे, शेयर्स इक्विटी करे या प्रेफरेंस शेयर, या फिर वो क्या कर दे, डिबेंचर इशू कर दे, इशू ऑफ डिबेंचर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर दे, मिल जाए उसे, तो टोटल अमाउंट इसका इधर मेन अमाउंट में आ जाएगा, जिसका हम टोटल करेंगे और जो हमारा शेयर होल्डर फंड की हेड में जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिल जाए इशू ऑफ शेयर्स करें, या सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाए हमें इशू ऑफ डिबेंचर पर। तो ये इस तरह से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम मिल सकता है। उसके बाद आपका रिजर्व आता है, फोर्थ कैटेगरी का रिजर्व हम नाम देंगे इसे। रिजर्व आता है आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व होता है? ये कैसा होता है? जब कंपनी, इसको मैं अमाउंट लिख देता हूं यहां पे इसका, और इसका भी ग्रीन है तो ग्रीन लिख देता हूं। देखो, कंपनी जब रिडीम करती है डिबेंचर को आउट ऑफ प्रॉफिट, तो
उसकी जितने फेस वैल्यू है डिबेंचर का इतना अमाउंट उसको ट्रांसफर करना होता है किसमें, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में उसको ट्रांसफर करना होगा। अब कौन से इसमें एक देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कौन कौन कंपनीज बना सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस मैं अभी बताऊंगा, एक छोटा सा पॉइंट है ये। तो जो डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी कर रही है, तो उसकी फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू है डिबेंचर की जो रिडीम कर रहे हैं, इतना अमाउंट उसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। अब ये इसके लिए भी एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन कंपनी रिडीम कर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाती है, कौन नहीं बनाती है। तो मैं इसको एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको ये बता दूं यहां पे कि कंपनी को नहीं बनाना है, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीडीआर। कौन कौन से, एक तो बैंकिंग कंपनी जो होती है, बैंकिंग कंपनीज जो है उनको बनाने की जरूरत नहीं है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एंड दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनको रेगुलेटेड करती है बाय आरबीआई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, अपने डिबेंचर को ऐसे ही रिडीम कर दे। और बैंकिंग कंपनी को भी जरूरत नहीं है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की। तो आगे चलते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आई ऑफ कंफर्म हो गया हो, जितनी जब हम डिबेंचर रिडीम करते हैं उनका पैसा वापस देते हैं और वो रिडीम कर रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो जितनी वैल्यू की हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं फेस वैल्यू उनकी, उतनी वैल्यू ही अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। ओके आगे चलते हैं, फिफ्थ टाइप का आपका रिजर्व कौन सा होता है। फिफ्थ टाइप का आपका रिजर्व आता है, आप इसमें आप डाल सकते हो इसको आपका ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड आपका फिफ्थ में आप डाल दो इस शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग भी आपके रिजर्व सरप्लस में ही जाता है, क्या क्यों, देखो ये वो रिजर्व होता है, कौन सा रिजर्व होता है, ये वो रिजर्व होता है जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है, सिक्योरिटीज देती है, और देती है उनको कम वैल्यू पर, जितनी कम वैल्यू पर देती है वो जो अमाउंट होता है वो यहां पे आता है। मतलब लाइक एग्जांपल अगर हम कहें कंपनी की वैल्यू है, कंपनी का जो शेयर है उसकी वैल्यू है 10 रुपए ईच, और कंपनी अपने एम्प्लॉइज को दे रही है कितने रुपए में, कंपनी उसको इशू कर रही है, इशू टू एम्प्लॉइज ओनली 8 रुपीज में। तो जो 2 रुपए का है, 2 रुपए ईच शेयर है, वो आपका आ जाएगा शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, यानी कि जितनी कम वैल्यू पे उसको शेयर दिया एम्प्लॉइज को, वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ आपका आ जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व कौन सा होता है, जब तो कभी कभी हम एसेट्स को रिवैल्यूट करते हैं, जितनी ज्यादा वैल्यू पर हमने रिवैल्यूट करी उसको हम यहां पे लिख देंगे रिजर्व में। यानी कि कोई भी एसेट्स है, लाइक एसेट्स की वैल्यू है कितनी, 10 लाख रुपए, और हमने उसको रिवैल्यूट करा, उसका रिवैल्यूशन कर रहे हैं हम अपनी एसेट्स का, तो उसकी रिवैल्यूट करी हमने 12 लाख रुपए की। तो जो 12 लाख रुपए की करी है, कितने 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा करी हमने, तो 2 लाख रुपए का यहां पे लिख देंगे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, सही है। और कभी इसमें जब अगर एसेट्स की डिक्रीज हो जाती है वैल्यू, एसेट या विनिस हो जाती है, तो उसे क्रेडिट का डेबिट कर देते हैं हम, कम कर देते हैं, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व यहां जाएगा। जब हम एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं और जितनी वैल्यू पर हमने रिवैल्यू, ज्यादा वैल्यू पर रिवैल्यू करा, वो अमाउंट यहां पे आ जाता है। नंबर 7 आपका इसमें आ जाता है रिजर्व की कैटेगरी में, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं सबको, 7
सेवंथ आपका आ जाता है कौन सा, अदर रिजर्व। अदर रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं? अदर रिजर्व में आपके आ जाते हैं जैसे कि जर्नल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जितने भी है मैं इधर लिखूंगा और मैन अमाउंट लिखूंगा उधर। आपने इन्वेस्ट वर्कमैन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो भी यहीं पे आएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी यहीं पे आएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में, इनके बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं हम कि कोई एम्प्लॉइज को अगर चोट लग जाए या कुछ हानि हो, उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हम कंपनसेशन दे सके। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं हम, इसलिए इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट में हमारी वैल्यू गिर जाए, जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है मार्केट में, अगर उसकी वैल्यू गिर जाए तो उसको हम यहां से भरपाई कर लेंगे उसकी, तो इसलिए उसको बनाते हैं। तो इन तीनों का टोटल आपका आ जाएगा यहां पे। तो अदर रिजर्व में आपके जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 8 आपका आ जाता है सभी रिजर्व फिनिश्ड। उसके बाद आपका बचता है सरप्लस। तो सरप्लस जो है आपका, सरप्लस या आप इसे कहते हैं हम बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लिखो यहां पे। ओके जी, इसको फॉर्मेट को और नीचे कर लेते हैं। सही जी, जो क्लोजिंग है वो लिखेंगे हम, और इसमें से माइनस कर देंगे हम, लेस कर देंगे क्या, सरप्लस या आई बैलेंस, सॉरी इसको ऐड, माइनस नहीं ऐड करेंगे, ऐड, इसको ऐड करेंगे सरप्लस या बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा ओपनिंग था। ये इसको ओपनिंग रखो, ये ओपनिंग होएगा हमारा, सॉरी इसको ओपनिंग रखो और इसको रखेंगे हम क्लोजिंग, ये होएगा हमारा क्लोजिंग, ऐड कर देंगे। जो क्लोजिंग सरप्लस होता है हमारा, क्लोजिंग सरप्लस हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करके हम ले आएंगे नीचे इसको यहां पे, और इसमें से हम लेस करेंगे क्या, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स वगैरह में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर किया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर देंगे, और जो बाकी बचेगा वो इधर लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल। इसको टोटल बैलेंस कर लेंगे हम यहां से, इस कॉलम का पूरा यहां पे, और ये हो जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस टोटल। एक बार इसको समझ लो, सरप्लस या बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका ओपनिंग बैलेंस जो है, ये ओपनिंग बैलेंस जो वो लिखेंगे, और उसमें ऐड कर देंगे हम कौन सा बैलेंस, इसमें हम ऐड कर देंगे, मैं यहां पे थोड़ा हो गया तो ऐड यहां पे लिख देता हूं, ऐड कर देंगे हम इसमें क्या, सरप्लस या प्रॉफिट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा, जो हमने इस ईयर कमाया वो प्रॉफिट, वो इसमें ऐड कर देगा, मान लीजिए चलिए आएंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स वगैरह में, जो भी हमने ट्रांसफर किया है या कुछ किसी के लिए यूज किया है हमने, वो माइनस कर देंगे। जितना भी हमने प्रॉफिट यूज कर लिया है किसी भी रिजर्व के लिए, वो माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वो इधर लिख देंगे, और इन सब का टोटल कर लेंगे। जो टोटल आएगा वो आएगा आपका, जो आपका अमाउंट, जिसको हम शो करेंगे सब हेड के, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में, अंडर द मेजर हेड रिजर्व शेयर होल्डर फंड में। तो ये अमाउंट आपका, जो ये अमाउंट है, ये चले जाएगा आपका रिजर्व सरप्लस में, सब हेड में, किसके, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड है जिसका। आई होप आपको रिजर्व सरप्लस समझ में आया हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में,
ओके बाय।